स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। और इस वक्त आईपीएल चल रहा है। वो आईपीएल जो कि बल्लेबाज और गेंदबाज तो खेल ही रहे हैं, लेकिन एक इंडियन पॉलिटिकल लीग भी साथ ही साथ चल रही है जो कि आईपीएल से ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। और उन सुर्खियों के पीछे क्या है, उसी को खंगालने की कोशिश। आपने देखा है आईपीएल में अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को छक्का लगाते हुए, सिक्सर लगाते हुए, फोर लगाते हुए, या गेंदबाजों को विकेट लेते हुए। लेकिन आज एक गजब का मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देखा गया। और अगर बीजेपी के लिहाज से कहूं तो कुल 2 मास्टर स्ट्रोक आज हमें देखने को मिले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल अवस्थी हैं और बीके शर्मा हैं। सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक जो कि बचा कर रखा गया था, राहुल, बचा कर रखा गया था कांग्रेस के 370 वाले डिबेकल कि भाई राजस्थान में आके 370 बोलने की क्या जरूरत है, का जवाब तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी दे रहे थे। लेकिन एक घोषणा उन्होंने विशुद्ध जम्मू कश्मीर के लिए ही बचा कर रखी थी, जब जम्मू जाऊंगा तब घोषणा करूंगा। उनका यह कहना है कि ज्यादा देर की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। बिल्कुल, ये बात मुझे याद है कि जब 370 हटाया गया और उसके बाद में दो अलग अलग राज्य एग्जिस्टेंस में आए, एक केंद्र शासित प्रदेश था और फिलहाल जो स्थिति जम्मू कश्मीर की है वो केंद्र की तरफ से ही एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट है। लेकिन इस बात को उस वक्त भी स्पष्ट किया गया था, उस वक्त भी कहा गया था कि यहाँ पर जल्द चुनाव होंगे, लेकिन उस जल्द को परिभाषित नहीं किया गया या समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि वो जल्द कब होगा। इसको बहुत सही तरीके से कहते हैं प्लान करते हुए जम्मू जाकर के उन्होंने इस बात को बोल दिया। और प्रधानमंत्री चुनाव वाला पोर्शन तो कोर्ट की तरफ से क्लियर हो गया था कि करवाना है और बहुत जल्द करवाना है। उसमें अपन कह सकते हैं कि बीजेपी शायद हो सकता है अनिर्णय की स्थिति में रही हो कि अभी पहले स्थितियां समझ जाएं उसके बाद करेंगे, लेकिन कोर्ट की वजह से अब मैंडेटरी हो गया। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा सभी के बीच में यह प्रचारित किया गया कि भाई यूनियन टेरिटरी रहेगा, या जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर के हिस्सों को अलग किया गया है, परिसीमन जिस तरह का लगाया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं, ये बड़ी बात थी। कांग्रेस तो इसे अपने घोषणा पत्र में जोड़ना चाहती थी। ये कहानी मेरे ख्याल से जब जम्मू में जाकर के उनकी तरफ से घोषणा थी, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के चुनाव तक ही सीमित मत रखिए, आप इसके सीमा पार तक होने वाले इफेक्ट्स को देखिए। इंटरनेशनली ये बात स्पष्ट हो गई, मोदी ने कह दी कि अब वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिस वजह से चुनाव को रोका जाए या चुनाव ना करवाए जा पाए, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अब बिल्कुल शांत स्टेट हो गया है जम्मू और कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को लेकर के उनका ये कहना कि साहब अब वहाँ पर हम चुनाव करवाएंगे, यानी वो भी अब ये समझते हैं कि बीजेपी और तमाम दूसरी पार्टियाँ हो ना हो, लेकिन बीजेपी अब बहुत कंफर्टेबल है उस स्टेट में चुनाव अगर होते हैं उसके बाद। और पार्टी सिंक में चलती है, पार्टी सिंक में चलती है। राजनाथ सिंह का कल ये कहना कि अगर पाकिस्तान से आतंकवाद न संभल रहा हो तो हमारी मदद ले लो। हाँ, ये एक अलग तरह का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा भी काफ़ी है कि अब आतंकवाद नहीं, उन्होंने कहा कि जो अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है तो हम, लेकिन उसमें शर्त है कि आप आतंकवाद को छोड़िए, उसका साथ छोड़िए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है, आप आगे बढ़िए और हम आपकी जो अर्थव्यवस्था इस समय वहाँ डगमगाई हुई है तो उसको हम पटरी पर ला सकते हैं, आपके साथ मिलकर आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं इससे पहले वाले आपके उसके ऊपर आता हूँ कि क्या मोदी जी ने जो वहाँ पर बोला है कि यहाँ अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो वांगचुंग जो आंदोलन कर रहे हैं वहाँ लद्दाख का को मान लिया जाए, उसमें जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को, इनके बयान में उन्होंने स्पेसिफिक नाम नहीं लिया है लद्दाख का, लेकिन वहाँ आंदोलन वहाँ चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कोई आंदोलन नहीं जी। लेकिन अगर वापस राज्य का दर्जा मिलेगा तो लद्दाख को भी मिलेगा ना, स्टेटस को प्रो होगा, स्टेटस को प्रो होगा, मतलब जो पुराना स्टेटस था उसको एज इट इज कर दिया जाएगा। चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, असेंबली के चुनाव होंगे, सीधी सीधी बात है। विधानसभा, हाँ। एक बात समझ लीजिए, जो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, लद्दाख और करगिल वापस जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं होने वाले, ये लिखा हुआ सत्य है। जम्मू कश्मीर, हाँ, ये नहीं होगा। जम्मू आपको लग रहा है या मुझे लग रहा है और ऐसा ही होगा। जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो परिसीमन जिस इलाके में हुआ है वहाँ आप चुनाव होते हुए देखेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा उस इलाके को मिलते हुए देखेंगे। लद्दाख यूनियन टेरिटरी ही रहनी है और यूनियन टेरिटरी के अंदर हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में जिस तरह का चुनाव होते हैं उस तरह की कोई व्यवस्था लद्दाख के लिए कर दी जाए। लेकिन लद्दाख और करगिल ये दो सेक्टर्स हैं जो कश्मीर में और जम्मू में उस स्टेट में शामिल नहीं होने वाले। ये बहुत बड़ा ऑलरेडी कदम ले लिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से और मांग बहुत पहले से थी कि इसको अलग किया जाए और वो अलग हो गया है। तो अब वो मैं मिलता हुआ नहीं देखता हूँ। हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से असेंबली इलेक्शंस होंगे, ये चीज़ तय है और ये होगी तब भी परिसीमन के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उस इलाके में
परिसीमन के बाद में बहुत कंफर्टेबल पाती है। और देखिए अब किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में आके, मुझे तो लगता है कि ये कांग्रेस का एक डिबैकल रहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोल रहे हैं कि भाई वडोदरा में आके 370 की बात करने की जरूरत क्या है। कितने अच्छे से इमोशनली उसे टैकल किया गया बीजेपी की ओर से, जब ये कहा गया कि भाई वहां पर जब शहीद होते हैं तो वो मरुधरा के ही तो ज्यादा बच्चे हैं जो वहां पर जाकर शहीद होते हैं, और आप कहते हो 370 का कोई लेना देना नहीं। केंद्र सरकार अपने काम के तौर पर उसे गिरा रही है, और आपका सवाल उठाना उस पर, भाई ये तो लोकसभा चुनाव है ना, केंद्र अपने काम तो गिनाएगी, गिनाया। तो 370 को आप ऐसे मतलब 370 की बात आप केवल कश्मीर में करें, खड़गे ये कहना चाह रहे हैं? मतलब उसकी बात भी अगर आप उसका बयान भी दे उससे संबंधित तो आप कश्मीर में दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो क्या है कि पूरे देश पर इफेक्ट डालने वाला सबसे कांग्रेस 370 को बहुसंख्यकवाद से जोड़ रही है। 370 उनका ब्रह्मास्त्र है, और इन चुनावों में यदि वो इस्तेमाल नहीं होगा और देश में इसका इम्पैक्ट ही उनको दूसरी जगह लेना है, वहाँ तो क्या उनका इम्पैक्ट जितना होना है उतना ही होना है। ठीक है, कुछ लोग उसमें विरोध में है तो विरोध में है, स्पष्ट है। कश्मीर के अंदर जो उनके साथ है, जो 370 के समर्थक हैं वो स्पष्ट हैं, और जो उनके विरोधी हैं वो स्पष्ट है। लेकिन जो अस्पष्ट है, जिनको उसके बारे में उसका फ़ायदा क्या है और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना है, वो तो पूरे देश में दूसरे स्टेट्स में है, वो राजस्थान जैसे जगहों पर हैं। तो उसका लाभ अगर वो नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? सब स्पष्ट है, बस कांग्रेस अस्पष्ट है। हाँ, मैं इसको ऐसे कहता हूँ, आपने शुरुआत इंडियन प्रीमियर लीग से की, क्रिकेट से की। क्रिकेट में हम लोग कहते हैं जब कोई बॉल बहुत ही आसान मिल जाती कि लॉलीपॉप है ये, वही लॉलीपॉप गेंद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की तरफ फेंक दी। क्या ज़रूरत थी इस बयान की? अगर वो ये बयान नहीं देते तो क्या होता? कुछ होता? नहीं होता। हुआ तब जब ये बयान दिया गया, बीजेपी के हाथ में एक ऐसा मुद्दा आ गया, और जिस पे काउंटर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में इसको बहुत संजीदगी के साथ में डील करते हुए और इमोशनली उन लोगों को संबोधित करते हुए जिन लोगों ने कश्मीर में अपनी जान दी है। राजस्थान से कितने ही जवानों ने, कितने ऑफिसर्स ने जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ते हुए शांति काल में या युद्ध काल में अपनी प्राणों की आहुति दी। सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने इसको उस चीज से जोड़ दिया, और जोड़ने के फिर तो कांग्रेस के पास कुछ करने के लिए कुछ बचता है। इसीलिए आपने बात की तो मैं इंडियन पॉलिटिकल लीग हाँ, इंडियन पॉलिटिकल लीग की हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बॉल कांग्रेस की ओर से उछाली जाती है और 6 बीजेपी की ओर से उठा, ये पिछले एक दशक नहीं, क्योंकि दरअसल कांग्रेस विपक्ष में है, उन्हें तो गेंदबाजी करनी है और कैच छोड़ने हैं। मणिशंकर अय्यर हो या अब भी खड़गे हैं या राहुल गांधी के कई इस तरह के बयान हैं, तो हमेशा ये होता है पिछले आप 10 साल की राजनीति। हाँ, क्योंकि विपक्ष गेंदबाजी करेगा। मैं जवाब देता हूँ इसका। मुझे ये जब जो प्रश्न है वो ऐसा है कि ऐसा होता क्यों है कांग्रेस के साथ, मुझे सलमान खान के पिताजी सलीम खान याद आते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही एक बार एक शो पे, और मैंने सुनी तो मुझे लगा कि हाँ ये सही बात है, इसको ज़िंदगी में समझना चाहिए। उनका कहना था कि जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तब ऐसा नहीं है कि आप जहाँ बैट घुमाते हैं वहाँ बॉल आती है। उनका कहना था कि जब अच्छा वक्त किसी का चल रहा होता है तो बॉल वहीं पड़ती है जहाँ आप बैट घुमाते हो। समझ रहे हैं आप? बीजेपी का वक्त अच्छा चल रहा है, वो जहाँ से आए कोई बयान ऐसा होता है, बीके होता है, उसको मुद्दा बनाए, कांग्रेस नहीं बना पा रही। आप समझिए बीके, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के हाथ में आप ऐसे गेंद दे रहे हैं, वो उसको भी छोड़ दे रही है। यही बात कहना चाह रहा हूँ कि कोई बयान बीजेपी की तरफ से आए, कांग्रेस उसे मुद्दा बनाए और जनता का समर्थन मिले, पब्लिक के उसके साथ जुड़ जाए। कि जैसे चाय का मुद्दा, चाय वाला हो, कोई भी हो, इस तरह का कोई भी मुद्दा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब ये कहीं ना कहीं कोई मतलब राहुल का कुलियों के साथ जुड़ना, मजदूरों के साथ बैठना, सफाई कर्मियों के साथ बैठना, लेकिन वो जो चाय वाली जो इमेज बनी या जिस तरह से हाईलाइट हुई, उसमें से कुछ भी उतना हाईलाइट नहीं हो पाया। कांग्रेस उसे कैश ही नहीं कर पाई। राफेल को मुद्दा बनाया इन्होंने, अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा बनाया, पब्लिक इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। मुद्दा बना के छोड़ दिया ना बीजेपी छोड़ती नहीं है। कांग्रेस 1-2 दिन 3 दिन उस पर एक्शन दिखा के, हाँ नहीं, लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक छूट जाएगा, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। एक मास्टर स्ट्रोक जरूर है, वो कई लिहाज से मास्टर स्ट्रोक है, हालांकि सामने वाले व्यक्ति को उतनी वैल्यू नहीं दी गई जितनी इस मास्टर स्ट्रोक की का फायदा बीजेपी उठा सकती है। ये बीजेपी का दूसरा मास्टर स्ट्रोक है, वो है मानवेंद्र सिंह जसोल। बहुत फीकी सी वापसी रही, बहुत फीकी सी। मतलब जब सीएम आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आने वाले, उनकी मौजूदगी में नहीं, पहले घर वापसी करवा ली, फिर उनको मंच पर बिठा दिया। नहीं तो ये भी हो सकता था कि मंच पर मानवेंद्र सिंह जसोल को वेटेज देते हुए वहां पर ज्वाइन करवाया जाता। देखिए, पीएम मोदी के हाथों किसी की ज्वाइनिंग होना, उसको
लार्जर देन लाइफ बना देता है। सीएम पहले पहुंच गए थे। सी हाँ, और सीएम जब पहुंचे, आप देखिए सीएम जब पहुंचे तब मानवेंद्र सिंह जसोल की ज्वाइनिंग हो गई थी और वो अपना भाषण दे रहे थे, और भाषण देने के बीच में सीएम आए और मानवेंद्र सिंह जसोल ने पीछे आके बोला, अब देखो आपका स्वागत भी मैं ही कर रहा हूँ, है ना। तो ये एक हल्का सा कहने चुटकी जैसी चीज़ हुई वहाँ पर। मानवेंद्र सिंह जसोल को उस तरीके से भले ही कहना चाहिए ज्वाइनिंग के समय वो तरजीह नहीं मिली हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब अपने भाषण की शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने इस बात का जसवंत सिंह का नाम लिया, और ये वही जसवंत सिंह है जिनके साथ उनके रिश्ते कैसे थे 2014 में, आपको याद होगा। लेकिन मोदी उस चीज़ को भूले नहीं, अब वो धरती पे नहीं है, वो मानवेंद्र भूल गए। आपको याद है कमल का फूल सबसे बड़ी भूल? हाँ, वो कहाँ गया, वो जसवंत सिंह को करौली धौलपुर में भी उन्होंने याद किया, लेकिन वो उसके पहले की भूमिका माना जाए कि अब उनका दौरा बाड़मेर है तो ये आगे दूर वो इशारा था दरअसल मानवेंद्र सिंह को लेकर। नाम लिया था, नहीं जसवंत सिंह का वहाँ भी नाम लिया था उन्होंने अपने भाषण में। तो आप देखो कि वो पहले से प्लानिंग की वहाँ उनको जाना है, ये सब जो स्क्रिप्टेड है ना, सब कुछ उससे इधर उधर कहीं कुछ नहीं होता। बीजेपी में मैंने पहले भी बताया है, बीजेपी कांग्रेस में भी इस तरह की कमेटी है, लेकिन बीजेपी की कमेटी किसे ज्वाइन करवाना है किसे नहीं, इस पर बैठकर प्रॉपर रणनीतिकारों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला लेती है। मानवेंद्र सिंह जसोल को लाने का कोई ना कोई कारण बीजेपी को चाहिए था, लेकिन क्या आपने रविंद्र सिंह भाटी को कॉम्पिटिटर मान लिया? बिल्कुल, रविंद्र सिंह भाटी कॉम्पिटिटर है, उन्होंने जीत के, आप देखो निर्दलीय विधानसभा जीते हैं वो, और उनका नहीं, पर वो कड़ा मुकाबला था, ऐसा वन साइडेड नहीं जीते हैं वो। मुकाबला, लेकिन वो कड़ा मुकाबला अभी भी है, वो मुकाबला कड़ा मुकाबला अभी भी है, इतना आसान नहीं है वहाँ। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोई भी जीत सकता है अभी पर। लेकिन मैं इसको एक और नज़र से देख रहा हूँ राहुल, मैं एक नज़र से और देख रहा हूँ। हमने 2-3 बार हाल के दिनों में बात की है कि किस तरह से राजपूतों में नाराज़गी है। रविंद्र सिंह भाटी जिनके पक्ष में एक मुश्त राजपूत वोट जा सकते थे, अब नहीं जाएंगे। क्या ये इसका बैकड्रॉप है बीजेपी की नज़र में? इसी बैकड्रॉप पे आज जब जोधपुर पहुंचे रविंद्र सिंह भाटी, तो एयरपोर्ट पर समाचार प्लस की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया कि मानवेंद्र सिंह की आज घर वापसी हो गई है और उन्होंने अपना नैसर्गिक आवास, है ना, भारतीय जनता पार्टी को बताया है। अब वो 15 साल से कहाँ थे, यानी वो विस्थापन पे थे कहीं पे। पर जब उनसे सवाल पूछा गया उनके मुतालिक, तो उनका ये कहना था कि वो मेरे बड़े भाई हैं, जो भी वो डिसीजन लेना चाहें उसके लिए वो स्वतंत्र। रविंद्र सिंह भाटी नहीं चाहते थे कि वो कोई भी ऐसा बयान दे जिससे कि राजपूत मतदाताओं के अंदर कोई फाड़ या कोई भी फ्रैक्शन आए, लेकिन वो आना तय है। मानवेंद्र सिंह को आप भले ही राजनीति में उतना हाईलाइट नहीं देखें, पर वो एक लेगेसी कैरी करते हैं। उनके कहने पे सदियों से, उस ठिकाने के कहने पे कई घर युद्ध के लिए चल पड़ते थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब तलवारों से इतिहास लिखा जाता था, उस ज़माने का इतिहास है जसोल राजघराने का, और बड़ा ठिकाना है, तो उनका एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन है और रहेगा। फ्रैक्शन होंगे, हो सकता है कि रविंद्र भाटी के पास ज़्यादा हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि संपूर्ण होंगे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी इंटेलिजेंट तौर पर खेल रहे हैं, संभली हुई पारी खेल रहे हैं बहुत ही। हाँ, लेकिन जो पीएम मोदी के पोस्टर लगाए थे वो सब सोची समझी कि आपका सॉफ्टवेयर है, अगर हम जीत जाते हैं तो जीतने सरकार के साथ उनको ये लग रहा है मोदी सरकार आनी है, और उसके साथ। लेकिन बीके दो चीजें, या तो उन्होंने लगवाए, या उन्होंने लगाए, या किसी और ने लगा दिया जिसका डायरेक्ट बेनिफिट रविंद्र भाटी को मिला। ये 3 नजरिए से। लेकिन उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे उसका कोई खंडन नहीं किया उन्होंने उस तरह से, और अभी भी उनके बयानों में और उनमें जो संजीदगी वो सोच रहे हैं। देखो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस तरह के संकेत है उनको लग रहा है कि मोदी सरकार रिपीट होने वाली है केंद्र में भी। अब आपको केवल सांसद रहना है या सरकार जो भी है उसके साथ मिल के उस क्षेत्र में अपनी और पकड़ मजबूत बनानी है, तो आपको बहुत वो आगे की सोच के वो चल रहे हैं, और हो सकता है कि और करीब आने तक। मुझे ये लगता है कि कुछ लोग वो नहीं होते हैं जिनकी पहली पारी तो बहुत जोरदार रहती है। अगर फिल्मों के लिहाज से कहूँ तो पहली फिल्म में तो आप सुपरहिट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद की फिल्म के लिए भी हमें इंतजार करना पड़ता है। कुमार गौरव, है ना। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी बनता है कि कांग्रेस ने ऐसा क्या मानवेंद्र को नहीं दिया? सब कुछ तो दिया। एक चुनाव झालावाड़ से लड़वाया, एक चुनाव शिव से लड़वाया, आप नहीं जीते। उसके अलावा जब गहलोत सरकार यहाँ पर थी उस दौरान भी आपको जिम्मेदारी दी, और एक अहम जिम्मेदारी दी, आपको खाली नहीं बिठाया, इसके बावजूद आप गए हैं।
नैसर्गिक आवास नहीं दिया ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ। मैं इससे थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। आपने पूछा कि रविंद्र सिंह भाटी अगर जीत जाते हैं तो क्या होगा। मैंने कहा कि जो अभी कुछ दिनों पहले, या यूँ कहे कि आज जो चीज़ मानवेंद्र सिंह ने कही, वही चीज़ वो कह देंगे कि बीजेपी तो मेरा नैसर्गिक आवास था, यहीं मुझे आना था और कोई जगह नहीं थी। मैंने तो किरोड़ी लाल मीणा को भी देखा है। कह रहा हूँ कि वो जो यहाँ पर बीजेपी में जो जश्न मनता है ना, शाम को वो सामने बड़े नेता ऊपर खड़े रहते हैं, वहाँ पर आप देख लेना, रविंद्र भाटी वहाँ शाम को मिलेंगे आपको, अगर वो जीत जाते हैं तो। ठीक है ना, आप देख लेना। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं अगले टॉपिक पे जाता हूँ। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के ठीक है, ये हो सकता है, मे भी ऐसा हो। देखिए पॉलिटिक्स बहुत अजीब चीज़ है। जब आप वहाँ की इक्वेशन, कास्ट इक्वेशन देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 40% ओबीसी है। और आज बीजेपी ने सारा फोकस मानवेंद्र सिंह के ऊपर गया, लेकिन आपने बाकी जितनी भी ज्वाइनिंग्स हुई है, राजपुरोहित समाज से ज्वाइनिंग्स हुई हैं, आज जांगीर समाज से, वो डीजीपी चेन्नई के आईएएस रहे हुए, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बड़ी मूंछों वाले, उनकी ज्वाइनिंग हुई है। वो ओबीसी पे प्रभाव डालते हैं। बीजेपी उन छोटे छोटे फ्रैक्शंस को तो, और आज चुनाव असल में बाड़मेर का बनता हुआ दिखाई दिया है। अब तो चुनाव बन रहा है। आप अभी तक तो हम सब लोग बड़े, यानी कह लीजिए पॉलिटिकल पंडित के सब अभी बस वॉक थ्रू दे रहे थे। तो आपको वहाँ का आपको बहुत सिनेरियो बदला हुआ दिखेगा, जो डोमिनेट कर रहे हैं अभी ऐसा नहीं है। और फिर मोदी की जो सभा होती है वो ऐसे नहीं होती, देखिए वो इम्पैक्ट डालती है, हालांकि कम से कम उस सीट पर तो असर डालेगी। अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जैसे आपको 2014 में याद होगा, चीज़ें मोदी लहर के सामने कई सारे फैक्टर्स जो कि हमारी पॉलिटिक्स का एक अभिन्न अंग रहे हैं, जिसे लोग पसंद करें या ना करें, जैसे कास्ट, वो कहीं गौण हो गया था 2014 में और काफ़ी हद तक 2019 में भी। क्या इस बार कांग्रेस, आपका जो था ना कि कांग्रेस क्यों इशू नहीं बना पाती, क्या कांग्रेस ने कास्ट वाले मैटर का इशू इतना प्रॉपर बना लिया है कि बीजेपी उस पर जवाब दे? ज्योति मिर्धा ये सवाल उठा रही हैं नागौर में कि आप लोग जाइए, उन्होंने एससी समाज के लोगों से कहा कि आप लोग जाइए और हनुमान बेनीवाल से पूछिए कि क्या फरवरी 2011 में कोई चिट्ठी लिखी थी कि आरक्षण हटना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये याद दिलाने की जरूरत ज्योति मिर्धा को क्यों पड़ी? और याद ये भी रखिए कि लोकसभा में आपको याद होगा कि हनुमान बेनीवाल ने ये कहा था कि जब बेनीवाल को मिलता है तो बिश्नोई को क्यों नहीं। देखिए आज कास्ट डिवीजन के ऊपर नरेंद्र मोदी ने खुद ने फ्रंट फुट पे आकर के जवाब दिया। अगर आपने उनकी रैली के और उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुना हो, उन्होंने सबसे पहले आकर के बोला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, और अगर आरक्षण को लेकर आपके मन में कोई मिथ है तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी वापस आ जाएं तो भी संविधान बदल नहीं सकते। अगर कोई बदलना तो से ही संबंधित एक बयान था वो, क्योंकि संविधान बदलने का जो संकेत मिला था वो जातिगति था कि दूसरी जो जाति पिछड़ी जाति है उनके अधिकारियों को छीना जाएगा उनको, या आरक्षण से छेड़छाड़ की जाएगी। तो ये संकेत, ये बड़ा बयान था। लेकिन इसी संविधान वाले एंगल के लिए मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं और इसी संविधान के इशू पर आज हमने डिबेट ली है उसको देखें, ताकि इसके और भी पहलू आप तक पहुंचे। बहरहाल राहुल, तो पॉइंट यही है कि क्या आरक्षण वाला फैक्टर कांग्रेस का क्लिक कर रहा है? नहीं तो इस तरह के जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। नागौर की पॉलिटिक्स में इस चीज़ को तेज़ी के साथ उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक ऐसा ऊंट है जहां भी एससी वर्ग या आरक्षित वर्ग बैठेगा वहां दूसरी पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी, उस पार्टी की जिसकी तरफ वो बैठता है। जाटों के साथ क्या होना है ये हमको पता है, वो डिवीजन या तो 50-40 हो जाएगा या 30-70 हो जाएगा। जाटों का डिवीजन इसी तरीके से रहना है। अदर कास्ट में जो सवर्ण कास्ट है वो 100% बीजेपी के साथ में जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नागौर की सीट के ऊपर वो अदर कास्ट क्या करती है जो सवर्णों से अलग है। ओबीसी, जो मूल ओबीसी है, जिसको हम ओबीसी से अलग करते हैं, जाटों से अलग मूल ओबीसी, वो कहाँ जाएगी? उसका भी अधिकतर प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखता है। लेकिन एससी और एसटी कहाँ वोट करेगा? खासतौर पे एससी वर्ग, मेघवाल कम्युनिटी जो है वो कहाँ वोट करेगी? उसको साधने के लिए ये कोशिश हो रही है। और अगर वो इस तरफ आती है बीजेपी की साइड में, तब आप देखेंगे एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाएगा। और इससे पहले हम ये बयान हनुमान बेनीवाल के सुनी चुके हैं। दूसरी कास्ट के कई लोग हनुमान बेनीवाल की टाइप ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर के अपने आप को असुरक्षित महसूस करते रहे, और यही वजह है कि ज्योति मिर्धा उसी को कैश करना चाहती है। उसी को बात वही है कि कांग्रेस का ये इशू है ऐसा जो कुछ पॉकेट्स में, कुछ सेक्टर्स में, कुछ सीटों पर प्रभाव तो छोड़ रहा है, जिस पर आपको आकर जवाब देना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन बेनीवाल के जो चुनाव हैं वो इस तरह के होते हैं। बेनीवाल, उसके अपोजिशन में कोई वो बेनीवाल के जो चुनाव होते हैं वो इस तरह के बयान है या जिस तरह का
उनका नेचर है और जिस तरह के व्यक्तित्व है, तो वहाँ पर ये हमेशा चाहे विधानसभा के चुनाव हो उनमें भी, क्योंकि वो फोकस किया जाता है कि बेनीवाल क्या बोल रहे हैं, अब उनको जवाब देना पड़ता है, तो ये अलग बात है। लेकिन ज्योति मृधा का वो भी संविधान के लिए उन्होंने पहले कि बदला जाएगा, ये जाएगा, लेकिन बाद में उसको ये इसलिए आज मोदी को ये बयान दे। अब इसको कैश सवाल वही आता है कि कांग्रेस की ओर से पता नहीं क्यों मुद्दे ऐसे नहीं हो कि डिफेंस पर, मतलब वो कई बार बॉल बहुत अच्छी भी फेंक देते हैं बॉल, लेकिन वो भी क्या है कि यॉर्कर होती है, वो स्टंप के बाहर जाके होती है ताकि वो वाइड हो जाती है, तो वो भी ऐसे हो जाता है कि प्रॉब्लम। नहीं नहीं, देखिए कई बार क्या होता है ना कि आप पूरी एक्शन न भी लें, एक्शन के बाद आपका हाथ कितना घूम रहा है वो भी बॉल की दशा और दिशा तय करता है। तो उनकी एक्शन हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन फॉलो थ्रू में वो मात खा रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि कांग्रेस फॉलो थ्रू में अच्छी नहीं है। एक पॉइंट आपको याद होगा, 1-2 दिन पहले जब मैं आपसे कह रहा था कि मैंने कभी अशोक गहलोत को अपनी कास्ट के बेसिस पर किसी चीज का प्रचार करते नहीं देखा, लेकिन जालोर सिरोही में पहले अशोक गहलोत ने लोगों को याद दिलाया कि मैं माली समाज से हूँ। अब वैभव गहलोत की पत्नी वहाँ पहुँचती हैं और वो समाज को कहती हैं कि हमारे समाज के लोग पॉलिटिक्स में अच्छे पदों पर बहुत कम है, क्या आप ये बात नहीं जानते हैं कि हमारे समाज के लोगों को नहीं पहुँचना चाहिए। अब माली समाज ये वो समाज है, जितना जालोर सिरोही को मैंने स्टडी किया उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये समाज उस सीट पर अगर किसी के पक्ष में एकमुश्त जाता है तो वो गेम चेंजर बन जाएगा। माली समाज बेसिकली बीजेपी का वोटर है, वो मूल ओबीसी है, वो बीजेपी का वोटर है, वो कांग्रेस का वोटर नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अशोक गहलोत आज तक जब जोधपुर से चुनाव लड़ते आए वहाँ उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं माली हूँ, क्योंकि चाहे माली हो चाहे नॉन माली हो, गहलोत लार्जर देन लाइफ वहाँ पे एक छवि कैरी करते हैं अपनी सरदारपुरा सीट पे, वहाँ सबके वोट इनको मिलते हैं और माली वहाँ आउटराइटली वोट करते हैं गहलोत के लिए। लेकिन जहाँ वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं या अपने बेटे को वहाँ जहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं, वहाँ उनको ये कहने की ज़रूरत है। आपने देखा कभी मोदी कहते हैं ना, जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, लेकिन जाति पूछनी पड़ गई और बतानी भी पड़ गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने चुनावी रैलियों में कहते सुना होगा, भाई साहब मुझसे बड़ा ओबीसी कौन होगा, मैं ओबीसी हूँ। तो उनको क्योंकि उस सीट के ऊपर ये कास्ट जो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, उसका प्रभाव बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, वो चाहते हैं कि वो उसको उस तरह से कैश करें, और क्योंकि उस जाति का वहाँ प्रभाव है इसलिए वैभव गहलोत को वहाँ लड़ने के लिए भेजा है उन्होंने। एक बात और, वैभव गहलोत का एक बयान भी चर्चाओं में, हालांकि अभी तो ये भी चेक करना बाकी है कि सचिन पायलट ने उनके लिए कितना प्रचार किया, लेकिन वैभव गहलोत का ये कहना रहा कि 2014 में टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, जालोर सिरोही से मेरा नाम चर्चाओं में था, लेकिन पार्टी में जो विरोधी हैं उन्होंने टिकट नहीं लेने दिया। 2014 आप समझ रहे हैं ना इशारा किसकी तरफ? मैं आपको ये कह, चुनाव के इतने करीब आके ये भी कहीं ना कहीं आपकी जो अनुभवहीनता को ही दिखाता है कि उससे, क्योंकि वो आके उन्होंने, पायलट ने उनके यहाँ प्रचार भी किया है, गए भी हैं, लेकिन ये खुले मंच पर इस समय ये जो टाइम होता है, ठीक है आपको जैसा चुनाव लड़ना है और मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से 100% दीजिए उसके लिए। और ऐसा कोई भी कदम, क्या है कि कम से कम उनके पिताजी तो नहीं उठाते ऐसे टाइम में, ये टाइम है, तो ठीक है ऐसी बातें आपको सही वक्त पर। अब यही वही कांग्रेस के डीएनए वाला मामला कहेंगे वैभव को कि कभी भी ऐसी जगह उछाल दो उस बात को जिसकी कोई वैल्यू ना हो, कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करे, आपको नुकसान पहुंचे। और आप बताइए कि क्या इससे फ़ायदा होगा वैभव को? आप बताइए पॉलिटिक, क्या उसको कुछ वोट ज़्यादा मिलेंगे? आप बताइए। कई बार तो देखिए हम लोग इस एंड से सवाल भी ऐसे पूछ लेते हैं कि कुछ ना कुछ जवाब देना मजबूरी हो जाता है। मुझे लगता है उसी कड़ी में वो जवाब दे गए, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि सोच समझ कर देना चाहिए था। अब एक अंतिम मोमेंट्स पर मैं एक बात करना चाहता हूँ और आप दोनों से मैं कमेंट इस पर लूँगा। राहुल गांधी कुछ भी गलत बोल जाएं या उनकी ज़बान फिसल जाए, वो तुरंत बहुत बड़ा इशू बनता है। हालांकि गलतियां हर लीडर से होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कभी कोई मैथ्स का फॉर्मूला गलत बोल जाए तो वो उस तरीके का प्रोपेगेंडा नहीं बन पाता है, उस तरह की बड़ी फिल्म नहीं बन पाती, वो शोले नहीं बन पाती जिस तरह से राहुल गांधी का बयान बनता है। नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि परमाणु हथियार कांग्रेस चाहती है कि ख़त्म करवा दें, मैं ऐसा होना चाहिए क्या, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे किसी कांग्रेसी लीडर का ये नहीं मिल रहा है कि उन्होंने ये किया हो। ओवर रिएक्शन या सचमुच कुछ होगा? मैं जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को जानता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, वो कितने स्क्रिप्टेड होते हैं आपको पता है। एक भी लाइन इधर से उधर नहीं
होती है। प्रधानमंत्री मोदी बाड़मेर की सरजमी पर खड़े होकर कोई ऐसी बात बोल दें जो बेसलेस हो, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हमें अभी और खोजना पड़ेगा। मैं भी आज सुबह से यही खोजने में लगा हुआ हूँ कि कहाँ वो कोई ऐसा बयान मुझे मिलता है जहाँ ये सब कुछ कहा हो। किसी अलायंस की तरफ से कहा गया हो, इंडी अलायंस में किसी ने कुछ कहा हो कि अब परमाणु कीवर्ड बदलने होंगे, हमें गूगल पर सर्च करने के लिए कीवर्ड बदलने होंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि और ऐसी जगह पर जाकर, मुझे नहीं लगता कि राइट माइंड में कोई कहेगा। हाँ, आज जिस तरह की दुनिया में हालात हैं, एक तरह से हर स्टेट की, हर नेशन की एक मजबूरी बन गई है परमाणु हथियार रखना। एक बयान और प्रधानमंत्री मोदी का कि सीमावर्ती गांव पर कब्जे के डर से कांग्रेस ने विकास नहीं किया। इस बयान का कोई तुक मुझे नजर नहीं आता, इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि 5-5 साल में तो यहाँ सरकारें बदलती रहती हैं। यहाँ के, और इसका जो परिप्रेक्ष्य मैं देखता हूँ वो देखता हूँ चाइना से जुड़ा हुआ। चाइना के कई ऐसे सारे, चाइना से सटे हुए ऐसे कई सारे गांव हैं जहाँ पर विकास सिर्फ ये कहते हुए नहीं, आज की लोकेशन तो यहाँ की थी, पर सीमावर्ती इलाकों के को लेकर, वहाँ की हालातों को लेकर, यहाँ तो बॉर्डर डिफाइंड है, यहाँ विकास हो ना हो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। पर उनका ये कहना ये है कि सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ के दंश झेलने वाले या वहाँ की तकलीफें एक जैसी होती हैं और स्ट्रेटजी एक जैसी होती है। उनका कहना है कि अगर चाइना के आसपास रोड्स इसलिए नहीं बनी तिब्बत के क्योंकि अगर वहाँ पर विकास करा देते तो चाइना उन रोड्स का उपयोग कर लेता है। तो लिखित स्टेटमेंट है भारत के रक्षा मंत्री का, और यही उनका कहना था कि बाड़मेर और दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी स्ट्रेटजी रही कि अगर आप यहाँ विकास कर देंगे तो अगले दिन अगर युद्ध होता है और वो यहाँ पे अटैक करते तो इन सड़कों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा, इसलिए उसको पिछड़ा रहने दो और इनमें बहुत ज़्यादा विकास की आवश्यकता। लेकिन अब तो आपको 10 साल हो गए और स्टेट गवर्नमेंट्स भी समय समय पर बीजेपी की रही। इसमें क्या है कि एक तो जो बॉर्डर टेरिटरी में कुछ एरिया में जो डेवलपमेंट का जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आती है, जो आर्मी एरिया, ये मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ राज्य सरकार का एरिया, कहा कि 10 साल अब आपको हो गए, लेकिन मैं आपको लगभग 10 साल पहले का, और अभी मैं 1-1.5 साल पहले एक बार जैसलमेर गया था और हमारा कुछ ऐसा टूर था जिसमें जहाँ पर जो आम आदमी नहीं जाते वहाँ भी वो जहाँ ना पहुंचे आम आदमी वहाँ पहुंचे बीके। हाँ, ये मान लीजिए। तो उन्होंने वहाँ वो सारी, और उनसे बातचीत हुई थी, तो ये मैंने पूछा था, ये चर्चा भी की कि क्या बदलाव हुआ है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि ये इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रोड है वहाँ पर, उस पर मिट्टी आती थी एकदम से जाम हो जाती, तो बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ। या 10 साल ये बात है कि यहाँ भी अगर हम, और आपने तो चाइना और बात की, लेकिन यह बॉर्डर इलाका जो बाड़मेर जैसलमेर, खुद अमित शाह आके गए हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी आकर गए हैं। डेवलपमेंट है। मैंने मुनाबाव को 2008-9 में भी देखा है और मैंने उसी मुनाबाव को, क्योंकि बाड़मेर की बात हो रही है, मैंने उसी मुनाबाव को आज से 4 साल पहले भी देखा है। दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुनाबाव और सीमावर्ती इलाके पूरी तरीके से बदल गए और ये डोमिनेंस शो करता है कि भारत की फ़ौजों ने वहाँ पे ऐसे बेसेस और ऐसी रोड्स तैयार करा करके अपने आप को कितनी डोमिनेंट पोजीशन में ले आए। तो टेक्निकली वो राइट ही हैं, टेक्निकली तो वो राइट ही। हाँ, तो इन्होंने बदलाव तो किया है वहाँ पर, उन्होंने बहुत एक निश्चित दूरी पर एयर कंडीशन वहाँ पर इस तरह के वो हाउस ऐसे बनाए कि वो कुछ समय वहाँ पर वो इंतजार रोक सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो बहुत कुछ बदलाव किया है इसमें। तो आज की सुर्खियों पर ये थी हम लोगों की ओपिनियन। कल फिर जुड़ते हैं। नमस्कार।